हेलो स्टूडेंट्स, मैं मन प्रसाद स्वागत करता हूँ आपका एडवांस्ड कोचिंग कर। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हमने क्लास 8 की हिस्ट्री की सेकेंड चैप्टर की सीरीज़ स्टार्ट करी थी। उसी सीरीज़ को आज हम कंटिन्यू करेंगे और एक फुल एनर्जेटिक वे में इस चैप्टर को विथ लॉट्स ऑफ इंटरटेनमेंट पढ़ेंगे और इसके वेरियस फैक्ट्स को याद भी करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। How trade led to battles. Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified. 18th century के दौरान नवाब और कंपनी के ऑफिशियल्स के बीच में बाताबाती चालू हो गई। उन लोग के बीच में अनबन होने लगी। After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time. औरंगजेब के मारे जाने के बाद वहाँ अब उनकी ज़्यादा पावर नहीं चलती थी, उनके होल्ड कमज़ोर होने लगे थे और इसका फ़ायदा उठाते हुए लोकल रीजनल रूलर जो थे वो अपना पावर वहाँ पे, अपना होल्ड वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने लगे। सिमिलर आपको बंगाल में भी देखने को मिला। बंगाल के नवाब जो थे मुर्शिद कुली खान, उसके बाद अली वर्दी खान और उसके सक्सेसर सिराजुद्दौला, इन्होंने अपना होल्ड वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना चालू किया। मुर्शिद कुली खान was followed by Ali Vardi Khan and then Sirajuddaulah as the Nawab of Bengal. Each one of them was a strong ruler. ये सभी एक strong rulers थे। They refused to grant the company concessions, demanded large tribute for the company's right to trade, denied it any right to mint coins and stopped it from extending its fortification. इन्होंने कंपनी को बोला कि देखो भाई, ऐसा है कि आप यहाँ फोर्टिफिकेशन करना बंद कर दो, मतलब किले बंदी करना बंद कर दो। अपना जो उनके जो स्टोर हाउसेस होते थे वो इनके इर्द गिर्द में किले वगैरह बनाते थे, फोर्ट्स बनाते थे, ताकि वो अपने सुपरविजन के अंदर में सारे रूम्स वगैरह को रख सके, स्टोर हाउसेस को रख सके। और वो क्या करते थे, ब्रिटिश अपना खुद का कॉइन्स बनाते थे और उसको ही फॉर ट्रांजैक्शन पर्पज़, ट्रेड पर्पज़ वो यूज़ करते थे। तो नवाबों को ये पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने कंपनी को कहा कि देखो भाई, आप ये फोर्टिफिकेशन भी बंद कर दो और ये कॉइन्स बनाना भी बंद कर दो। Each one of them was a strong ruler. They refused to grant the company concessions, demanded large tributes for the company's right to trade, denied it any fortification. Okay. Accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the Nawabs. कंपनी का नवाब का ये दावा था कि कंपनी उनके साथ धोखेबाजी कर रही है। कंपनी तो खुद का टैक्स दे तो नहीं रही है, साथ ही उनके जो ऑफिशियल्स जो लोग हैं वे भी अपना प्राइवेट बिजनेस रन कर रहे हैं और वो भी टैक्स देने से मना कर रहे हैं, जिस कारण से नवाबों को टैक्स का बहुत नुकसान हो रहा है। Writing this, it was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स। ओके, एक तो टैक्स नहीं दे रहे थे, ऊपर से वो बहुत ही अभद्र या फिर गलत लैंग्वेजेस यूज़ करके वो लेटर्स लिखते थे नवाबों को और उनको मतलब इज्जत भी नहीं देते थे। The company on its part declared that the unjust demands of the local officials were running the trade of the company and the trade could flourish only if the duties were removed. It was also convinced that to expand the trade it had to enlarge its settlements, buy up villages and rebuild its forts. कंपनी का कहना था कि देखो भाई, आप जो है ना ये ऊट पटांग से जो डिमांड रख रहे हो ये मत रखो। अगर हमें यहाँ पे अपनी बिज़नेस को एक्सपांड करना है तो हमें ये सब करना ही पड़ेगा और आप अपने डिमांड को जो है ना वो थोड़ा मतलब यहाँ फोर्टिफिकेशन ना करो, कॉइन्स मत बनाओ, इतने सारे बंदिशें या फिर कंडीशंस रखोगे तो हम यहाँ काम नहीं कर पाएंगे।
The conflicts led to confrontations and finally culminated in the famous Battle of Plassey. और यही बाती चलते 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 फाइनली बैटल ऑफ प्लासी ने अपना रूप ले लिया. The Battle of Plassey. When Ali Vardi Khan died in 1756, Siraj-ud-Dawla became the Nawab of Bengal. जब अली वर्दी खान मारे गए 1756 में तो सिराजुद्दौला ने उनकी कुर्सी संभाली. The company was worried about his power and keen on puppet ruler who would willingly give trade concessions on their privileges. कंपनी कुछ ऐसे पपेट नवाब को खोज रही थी जो कि उनके हर बात को माने और उनको जितने मन चाहे उतने कंसेशंस देते रहे उनके बिजनेस में. So, it tried, though without success, to help one of the Siraj-ud-Dawla's rivals become the Nawab. इसलिए उन्होंने कंपनी ने क्या किया, उनके जो अपोजिशन में थे या फिर उनके जो पड़ोस के जो राजा लोग थे जो उनके अगेंस्ट में थे, उनको वे कन्विंस करना चालू कर दिए कि आप इनके अगेंस्ट में हमला बोल दो, हम आपका सपोर्ट कर देंगे और आप जब यहाँ जीत जाओगे तो हम लोग मिलकर यहाँ पे चलाएंगे, अपना यहाँ पे शासन चलाएंगे. वो कंपनी लेकिन सक्सेसफुल हुई नहीं. Siraj-ud-Dawla rivals became the Nawab and infuriated Siraj-ud-Dawla asked the company to stop meddling in the political affairs of the dominion, stop fortification and pay the revenues. और इसका पता सिराजुद्दौला को चल गया. बहुत गुस्सा हुए. उन्होंने कहा कंपनी को, ए भाई आप यहाँ तो अपनी फोर्टिफिकेशन बंद करो और आप जो ये दखल अंदाजी कर रहे हो ना अपने पॉलिटिक्स में हमारे, बहुत बुरा पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा. तो सुधर जाओ और रास्ते पे आ जाओ. आफ्टर नेगोशिएशंस फेल्ड, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory at Qasim Bazar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen and blockaded English ships. Then he marched to Calcutta to establish control over the company's fort there. जब बात नहीं बनी, कंपनी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, तो सिराजुद्दौला ने 30,000 सोल्जर्स को लेके ब्रिटिश के कासिम बाज़ार में एक फोर्ट थी, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया. उनके जो भी आर्म्ड फोर्सेस थे उनके हाथ से हथियार ले लिया और उनको बंदी कर लिया उसी फोर्ट के अंदर में. और फिर वहाँ से वो कलकत्ता के लिए रवाना हो गए, वहाँ के फोर्ट्स वगैरह को कब्जा करने के लिए. ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ On hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive, reinforced by naval fleets. Prolonged negotiations with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against the Siraj-ud-Dawla at Plassey. कंपनी ने बहुत ही चालाकी से क्या किया, अपने एक सेनापति रॉबर्ट क्लाइव को उन्होंने मद्रास से भेजा ताकि यहाँ पे नेगोशिएशन करके कुछ बात सेटल कर ली. उन्होंने फिर रॉबर्ट क्लाइव को कुछ सेना के साथ में मद्रास से यहाँ पे भेजा. और जब ये सिचुएशन धीरे धीरे फिर बैटल ऑफ प्लासी का रूप लेने लगी. The defeat of the Nawab was that force led by Mir Jafar, one of Siraj-ud-Dawla's commander, never fought the battle. The defeat of the Nawab was that the forces led by Mir Jafar, one of Siraj-ud-Dawla's commanders, never fought the battle.
सिराजुद्दौला की हार हुई इस बैटल ऑफ प्लासी में, और इसके पीछे का कारण उसका एक कमांडर मीर जाफ़र था, जिसने उस लड़ाई में एक्चुअली में उसने वो लड़ाई लड़ी ही नहीं। जब ब्रिटिश की सेना सामने आई सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए, मीर जाफ़र ने पीछे से अपनी सेना खींचकर वो पीछे चला गया, और सिराजुद्दौला जब सामने पड़ गया और तो उसको कंपनी ने पकड़ के फिर मार दिया, जो करना था वो किया। Clive had managed to secure his support by promising to make him नवाब after crushing सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव ने उसको कन्विंस कर लिया था कि भाई आप अगर हमारा सपोर्ट कर दोगे तो हम सिराजुद्दौला को हराने के बाद आपको यहाँ का नवाब बना देंगे, और उसको मज़ा आ गया ये बात सुन के। The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory the company won in India। बैटल ऑफ प्लासी इसलिए फेमस हुई क्योंकि कंपनी की ये सबसे पहली जीत थी इंडियन सॉइल के ऊपर। After the defeat of Plassey, Sirazullah was assassinated and Mir Jafar made the Nawab। बैटल ऑफ प्लासी के बाद सिराजुद्दौला को, जैसे मैंने कहा, उसको मार दिया गया और मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया गया। The company was still unwilling to take over the responsibility of administration. Its prime objective was the expansion of trade. If this could be done without conquest through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not be taken over directly। कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराने के बाद भी यहाँ की कंट्रोल अपने हाथ में लेने की नहीं सोची। एक्चुअली उनका इरादा था ही नहीं यहाँ पे कभी रूल करने का। अगर कोई उनके साथ में ऐसे मतलब प्रोटेस्ट नहीं करता या फिर उनके बात मान लेते, उनके साथ में ये ट्रेड बैरियर्स वगैरह नहीं क्रिएट करते, तो वो ऐसे ही चलने देते। वो यहाँ पे ऐसा मतलब यहाँ पे अपना रूल नहीं इस्टेब्लिश करते। Soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be. After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from the subjects। कंपनी को बहुत ही जल्द ये महसूस हो गया था कि चाहे कितने भी पपेट नवाब आ जाए, मतलब कितने भी सपोर्टर आ जाए, यहाँ पे जो नवाब्स है वो फाइनली एक ना एक दिन उनके साथ में उनकी हर बात नहीं मानते थे, क्योंकि फाइनली उनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, है ना। उनको अगर टैक्स नहीं देंगे तो वो अपने स्टेट्स को कैसे रन करेंगे। और कंपनी जो थी ना बहुत जास्ती करती थी, वो अपने मन चाहे मतलब हर कंडीशंस को फुलफ़िल करवाने की कोशिश करती थी। और इस बात पे कभी कभी उनके द्वारा जो बैठाए हुए जो रूलर्स थे वो भी सपोर्ट नहीं करते थे। इसलिए फाइनली कंपनी को समझ में आ गया था कि ऐसे नहीं बात बनेगी। What could the company do? When Mir Jafar protested, the company deposed him and installed Mir Qasim in his place. When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in the battle fought at Buxar in 1764. Driven out of Bengal and Mir Jafar was installed. जब कंपनी को ये महसूस हुआ, उसने क्या किया, मीर जाफ़र को हटा दिया और उसके बदले मीर कासिम को वहाँ का नवाब बना दिया। लेकिन उसके साथ भी वही कहानी थी, उसने भी फाइनली सपोर्ट नहीं किया। तो फाइनली बैटल ऑफ बुक्सार हुई 1764 में, जिस बैटल में मीर कासिम को फिर हरा कर फिर मीर जाफ़र को ही उसके कुर्सी पे बिठा दिया गया। When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in the battle fought at Buxar in 1764, driven out of Bengal, and Mir Jafar was reinstalled. The Nawab had to pay rupees 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its wars. कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसे की लालच थी। मीर जाफ़र को फिर से उस कुर्सी में बिठाने के बाद उससे पर मंथ 5 लाख रुपीज़ की डिमांड रखी गई।
But the company wanted more money to finance its wars and meet the demands of trade and its other expenses. It wanted more territories and more revenue. By the time Mir Jafar died in 1765, the mood of the company had changed. Having failed to work with puppet Nawabs, Clive declared, "We must indeed become Nawab ourselves." कंपनी को इस 5 लाख रुपीज़ से भी मज़ा नहीं आ रहा था। उनको अपने यहाँ पे और एक्सपांशन करना था। यहाँ जो लड़ाई लड़ रहे थे उनके लिए उनको और पैसे चाहिए थे। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया 1765 में, जब मीर जाफ़र ना रहा, कि हम खुद ही यहाँ का नवाब बन जाएंगे। Finally in 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. फाइनली 1765 में मुग़ल एम्परर ने कंपनी को यहाँ का नवाब घोषित कर दिया। मतलब उन लोग कंपनी ने मुग़ल के साथ में कुछ लेन देन करके उनको कन्विंस कर लिया कि आप हमको ही यहाँ का नवाब बना दो। फिर वो उनको यहाँ का नवाब बना दिया गया। Diwani allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. This solved a major problem that the company had earlier faced. From the early 18th century, its trade with India had expanded. Finally, जो चाहती थी कंपनी वो हुई। उनके हाथ में एक बहुत बड़ी टेरिटरी, बहुत बड़ा एरिया आ गया। अब यहाँ का जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होता था वो टोटली अभी कंपनी को मिलता था। उनके हाथ में एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू एक आ गया था। From the early 18th century, its trade with India had expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. This was because at this time Britain had no goods to sell in India. The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of Diwani. कंपनी को पहले यहाँ पे अपने गोल्ड या सिल्वर कॉइन्स मंगवाने पड़ते थे यहाँ ट्रेड करने के लिए, लेकिन बैटल ऑफ बुक्सार के बाद में, बैटल ऑफ प्लासी के बाद में उनका ये करेंसी यहाँ मंगवाना धीरे धीरे कम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहीं से उनको दीवानी राइट्स वगैरह ये सब मिलने लगे, तो अब यहीं से उनको अर्निंग वगैरह आने लगी थी। मतलब पहले तो उन्होंने टैक्स इवेजन करवाया, लोकल रूलर्स को टैक्स देते थे तो उससे उनको कुछ पैसे बच जाते थे। फिर जब दीवानी राइट्स मिली तो उनको तो यहाँ से सारा इनकम मिलने लगा, तो उसी पैसे से वो अपना सारा बिजनेस यहाँ कर सकते थे। इसलिए उन्होंने अब अपना पैसा बाहर से मंगवाना, गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन बाहर से मंगवाना बंद कर दिया। And entirely stopped after the assumption of Diwani. Now, revenues from India could finance company expenses. These revenues could be used to purchase cotton and silk textiles in India, maintain company troops, and meet the cost of building the company fort and offices at Calcutta. अब इन्हीं पैसे से वो यहाँ पे बिजनेस भी करते थे, अपनी ऑफिसेज भी मेंटेन करते थे और अपनी एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी को भी कैरी कर रहे थे। मतलब जो भी फर्दर एनेक्सेशन वगैरह किसी जगह को हड़पना है, ये सब भी उनका इसी से मैनेज हो रहा था। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स। What did it mean to be Nawab? It meant, of course, that the company acquired more power and authority, but it also meant something else. Each company servant began to have visions of living like Nawabs. नवाब बन तो गए थे, बस इस शब्द का नवाब शब्द का मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पे सिर्फ रूल मतलब करना चालू किए। इस शब्द का मतलब ये भी है कि कंपनी के ऑफिशियल्स अभी यहाँ पे एक लग्जरियस लाइफ बिताना चालू कर दिए थे। After the Battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sum of money and personal gifts to company officials. बैटल ऑफ प्लासी के बाद यहाँ के जो नवाब थे उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए, मतलब नवाब नाम उनके भी नाम के साथ में लगे रहे, इस चीज़ के लिए उनको बहुत से गिफ्ट्स, पैसे ये सब देने पड़ते थे कंपनी को। रॉबर्ट क्लाइव
himself amassed a fortune in India. He had come to Madras from England in 1743 at the age of 18. When in 1764 he left India, his Indian fortune was worth 4,001,102 cents. बैटल ऑफ प्लासी के बाद, जैसा कि मैंने कहा, नवाबों को उनको बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो जब यहाँ पे आया था खाली हाथ आया था, लेकिन जब वो यहाँ से लौटा उसके पास में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एक्युमुलेट हो गई थी। He left India. His Indian fortune was worth 4,001,102 cents. Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he himself was cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. Although he was acquitted, he committed suicide in 1772. उसको खुद ही यहाँ पे तैनात किया गया था ताकि कंपनी के अंदर में जो करप्शन है उसको वो हटा सके, लेकिन फाइनली जब 1774 में वो यहाँ से गया तो उसके ऊपर ही खुद करप्शन के चार्जेस लगे। उसको छोड़ तो दिया गया था, लेकिन बाद में किसी कारणवश उसने खुद ही खुदकुशी कर ली। तो आज के लिए हम इस सेशन में इसको यहीं एंड करते हैं, तो फिर नेक्स्ट सेशन में इसको फिर आगे कंटिन्यू